नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। हम लोग साइंस का मॉडल सेट 2 जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे और मॉडल सेट 2 में प्रश्न संख्या 36 तक सॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 37 से करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको कि इस सेट में या प्रत्येक सेट में टोटल 80 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से बराबर बराबर क्वेश्चन उठाया गया है। मैंने कोशिश यही किया है कि वही क्वेश्चन उठाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से घुला घुला करके पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं बोला कि सिलिकॉन जो होता है वो एक उपधातु होता है। सिलिकॉन जो होता है वो उपधातु होता है। इसका संकेत जो होता है वो ऐसा ही होता है। परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 14 होता है। लेकिन क्या सर सिलिकॉन के अलावा भी कोई है और उपधातु? पूरे आवर्त सारणी में टोटल 8 गो उपधातु होते हैं। टोटल के गो? 8 गो उपधातु, जिसमें से एक तो हो गया बोरॉन, दूसरा हो गया सिलिकॉन, तीसरा हो गया जर्मेनियम, चौथा हो गया आर्सेनिक, फिर हो गया अस्टैटिन। ठीक है, अस्टैटिन। अब फिर हो गया एसबी से एंटीमनी और के को हुआ बोला 6 गो। 2 गो मेरे को ध्यान में है, हाँ आर्सेनिक, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ठीक है, सेलेनियम हो गया और टेल्यूरियम हो गया, इतना है। मेरा रसगुल्ला याद किसको किसको रखना जो मैं बता रहा हूँ। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जर्मेनियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर याद नहीं रखना है तो आप इसको मत रखिए, इसको मत रखिए, इसको मत रखिए, और बाकी आप सबको याद रख सकते हैं। थोड़ा बहुत चांस है कि यदि बोर्ड एग्जाम चाहे, बात ये नहीं है कि आप 10 में सिर्फ क्वालिफाई करें, बात ये है कि इस तरह के प्रश्न आगे बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। इसलिए हम सिर्फ सिलिकॉन को नहीं याद करेंगे, सबको याद रखेंगे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक का साथ में एंटीमनी है ना, ये सब के सब क्या है बोला मेरे? उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? धनात्मक के मतलब क्या? जो प्लस चार्ज करे। ऋणात्मक मतलब क्या? जिस पर माइनस हो। तो क्लोरीन पर तो माइनस होता है बच्चा, सोडियम पर क्या होता है? प्लस। फास्फोरस पर भी माइनस। तो सोडियम एक धातु है और धातु हमेशा कैसा होता है? विद्युत धनात्मक गुण रखता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी कार्बन, कार्बन एक अधातु है ना, तो कार्बन अधातु है तो वो कैसा होगा? विद्युत ऋणात्मक। वर्ग नंबर 14 का तत्व है। क्लोरीन वर्ग नंबर 17 का तत्व है, अधातु। फास्फोरस वर्ग नंबर 15 का तत्व है, लेकिन सोडियम वर्ग नंबर 1 का तत्व है। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला कौन सा? सी होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण है जो किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी में उत्तराखंड में, सी में राजस्थान में और डी में बिहार में। तो मेरे पास कुछ बच्चा है, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है कुछ बच्चा पर छोड़ना चाहिए, है ना। आप भी कमेंट में लिख सकते हैं यदि आपको याद है तो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। आप बताइए टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना का स्थापना किया गया बच्चा। मैं बता दूं कि यह एक ऐसी बांध परियोजना है जिसकी मदद से लगभग 400 मेगा के आसपास है, जो मेगावाट के आसपास बिजली है जो उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ये आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारा बच्चा को मालूम होगा, लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहता हूँ। ये ऑप्शन में है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा और टंगस्टन। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बच्चा? Mg होता है, Mg। सोडियम का क्या होता है भाई? Na होता है। पारा का क्या होता है? Hg होता है। और टंगस्टन का होता है W। मेरा बच्चा एकर परमाणु संख्या 12, एकर 11, एकर 80 और एकर 72 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसका 72 होता है। W का परमाणु संख्या कितना होता है? 72 या 74। मेरे को 72 या 74 में कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं, हाँ 74 होता है, सॉरी 74 होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 74 होती है। गलती नहीं बता सकता हूँ बोला, इसलिए आवर्त सारणी टंगा हुआ है तो एक दो को कभी कभी मिस हो जाता है, गलतियाँ हमसे भी होती है। ठीक है, चलिए तो टंगस्टन की जो परमाणु संख्या होता है वो 74। मैं क्यों परमाणु संख्या याद करने के लिए बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर ये पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है कि पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 80। समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 12। तो लगने हर प्रश्न को इतना तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे कि बस उससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पूछ ही नहीं पाएगा। क्लियर?
चलिए, तो इसका आंसर हो जाए केरोसिन तेल में किसे डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है बाबू मेरे। किसको रखा जाता है? सोडियम को। किसको? सोडियम को। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट कहता है अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं? साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, इनमें से सभी बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल बनाया। देखिए समझिए, अपमार्जक से जितने भी सर्फ है, सर्फ उस सब के सब बनाया जाता है, चाहे वो इजी सर्फ हो चाहे वो सर्फ एक्सेल हो, अपमार्जक सब में यूज होता है। शैम्पू में भी ब्लू कलर देखते हैं ना आप लोग, हाँ उसका कलर चेंज कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से इनमें से तीनों आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इजी सर्फ, शैम्पू और सर्फ एक्सेल तीनों में हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इजी सर्फ क्या हमारे मार्केट में है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी अपमार्जक मिलाया जाएगा। बिना अपमार्जक के सर्फ डिटर्जेंट जो है वो बनाया जा ही नहीं सकता है। क्लियर ना। तो बेसिकली नियमता है जो उपरोक्त तो सभी होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि यदि इजी सर्फ है, वाइट वाला सर्फ को बोला जा रहा है, तो फिर आंसर हमारा सिर्फ कौन हो जाएगा? सर्फ एक्सेल। क्योंकि आप सर्फ एक्सेल का पैकेट जब आप खोल करके देखोगे तो उसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, ब्लू करके कन पाया जाता है। देखिएगा सफ़ेद के साथ में ब्लू रहेगा, है ना। तो ये एक सस्पेंसिंग सवाल है, मेरे हिसाब से इनमें से सभी होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये किया जा सकता है अपमार्जक का प्रयोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट ये कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सवाल। सोलर सेल क्या है? वैसा विद्युतीय यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है भाई? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मेरा बच्चा। तो जैसे कि सौर प्लेट जो होता है उसमें क्या लगा होता है? सोलर सेल लगा होता है, छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं। उस सभी सोलर सेल एक सीरीज के रूप में होता है जो सभी धूप से ऊर्जा को प्राप्त कर करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिक तो होगा नहीं, आप लोगों को मालूम है। यूरेनियम, अरे बाप रे, ये तो मालूम होगा आप लोगों को कि नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है, तो परमाणु बम में यूज होता है यार, है ना। अब प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव है, ये दोनों रेडियो एक्टिव है। जाहिर सी बात है आंसर अपने आप पकड़ा गया, कौन? सिलिकॉन हो गया। क्लियर। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। मेमोरी कार्ड जो होता है, जिसमें हम लोग गाना जो चिप जो होता है, उसमें सिलिकॉन और प्लस में जर्मेनियम, सिलिकॉन और प्लस में जर्मेनियम दोनों का यूज किया जाता है। क्लियर क्या। तो अगर पूछे कि मोबाइल का चिप या जितने भी आईसी होते हैं उसमें किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का होगा। क्लियर। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, आगे पढ़ाना है। प्लूटोनियम का भी प्रयोग नाभिकीय विखंडन में कराया जाता है। क्लियर ना। लेकिन प्लूटोनियम बम बनाना ना यूरेनियम से ज़्यादा खतरनाक है जरा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? बहुत सुंदर, मतलब खाना बनाने का उपयोग हम लोग इसमें से ऐसा कौन है जिसका यूज नहीं करते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं? आप लोग को भली भांति मालूम होगा मेरा रसगुल्ला कि एलपीजी तो खाना बनाने में यूज होता है, सिलेंडर में, है ना। बात ये हो गया, पहले पास करना सीखिए, मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, हड़बड़ाइए नहीं। कोयला से भी तो खाना बनाए होंगे कभी ना कभी, शादी विवाह में कहीं ना कहीं, है ना। बायोगैस क्या है और सीएनजी गैस क्या है? बायोगैस का यूज बिल्कुल हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं मेरा रसगुल्ला। बायोगैस क्या है? जैव गैस या बायोगैस, मैं बता देता हूँ। एक लोहे का बर्तन होता है जिसमें आगे पढ़ना होगा, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है इसको पूरी तरह से। उसमें जानवर का माल मूत्र, सड़ा गला, सब्जी का छिलको, जितना भी गंदा मटेरियल है सब डाल दिया जाता है। पानी डाल करके गाढ़ा घोल बना दिया जाता है और 10 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको से वो पाइप निकाल लिया जाता है, उस पाइप से क्या निकलता है? जैव गैस या बायोगैस। जैव गैस या बायोगैस, यही है मेरा रसगुल्ला। तो हम लोग जैव गैस और बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, मालूम है क्या, है ना। तो किसका उपयोग नहीं कर सकते खाना बनाने के लिए? सीएनजी का। बात समझ में आया। सीएनजी आप लोग जानते हैं कि टेम्पो में यूज होता है, कार में यूज होता है ना, मोटरसाइकिल भी अब सीएनजी आ गया है। क्लियर ना। तो इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो किसका उपयोग होता है? ये तीनों का होता है, इसका नहीं होता है। क्लियर। हर एक प्रश्न को इतना मरोड़ देंगे उसको ना कि बस ये जान लीजिए कि मज़ा आने वाला है बस। और क्या मैं बोलूँ, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही सुंदर सवाल। इसको तो एक लाइन में हम लोग डील करेंगे। कॉपर है और प्लस में ऑक्सीजन है, तीर का चिन्ह देना चाहिए था। जो पीपीटी बनाए हैं उनको से तीर का चिन्ह नहीं पढ़ पाया, इसीलिए झटपट में ऐसे दे दिए। ठीक है। ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। मैं बता दूं, ये दोनों ई पट्टी से पट्टी जुट गया ना
तो जुट गया तो एक तो संयोजन होना चाहिए। तो क्या संयोजन अभिक्रिया है ऑप्शन में? नहीं है। बहुत सुंदर, संयोजन भी है क्योंकि दोनों जुट रहा है ना, तो संयोजन होगा। लेकिन बाबू मेरे ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है ना। ऑक्सीजन का हटना अपघटन कहलाता है। और उदासीनीकरण क्या है? जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व का स्थान स्वयं जा करके ग्रहण कर ले, है ना। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल चले। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जहां ऑक्सीजन जुटा मेरा बच्चा, बस ऑक्सीकरण मार देना। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? बहुत ही लजीज क्वेश्चन है, आप गौर से देखिए। संतुलित के मतलब क्या होता है? अभिकारक वाला, तीर के बायां पट्टी वाला सभी तत्वों का परमाणु और दाहिना पट्टी वाला दोनों आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या अच्छा चलिए, सॉरी कुछ दिक्कत था। देखिए, तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि संतुलित कहते किसको हैं। तो संतुलित कहते हैं वैसा समीकरण जिसके तीर के बायां पट्टी वाला और तीर के दाहिना पट्टी वाला जितने भी तत्व हैं उन सब के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन 2 गो, 1 मिनट, हाइड्रोजन 2 गो और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, तो बात बराबर। क्लोरीन 2 गो और यहाँ भी 2 गो क्लोरीन, तो ये तो संतुलित है भोला। क्लियर, आगे बढ़िए। ये तो संतुलित है, इसको पर टिक के चिन्ह लगाते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये संतुलित है, ठीक है। इसको मैं देखना बोला अच्छा से। शीशा तो अकेले है, इधर कोई दूर दूर तक नहीं है, होल भी नहीं, तो शीशा एगो, इधर भी शीशा एगो, स्थिर रहिएगा तना। ऑक्सीजन देखना बोला, 3 गो यहाँ और 2, तो 3 दूनी 6 गो हो गया ऑक्सीजन। इधर के गो बोला 2 गो और 2 4 गो, 1 5 गो, तो यही आपको जो संतुलित नहीं है। बस यहीं पर आंसर पकड़ा गया। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन के गो, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, तो इधर भी तो बच्चा मेरे 2 गो ऑक्सीजन है, 2O है ना। तो ये तो संतुलित है भाई। इसको में देख लीजिए, 2 गो पोटेशियम क्लोरीन 2 गो है, तो 2 गो पोटेशियम क्लोरीन है। ऑक्सीजन 3 और 2 नहीं बोला था, 3 दूनी 6 गो, इधर भी 3 दूनी 6 गो, ये भी संतुलन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ही एक ऐसा समीकरण है जो संतुलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है बोला मेरे? तो कि 7 होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि अम्लीय विलयन, मैं जानता हूं कि आप लोग को ये मालूम है, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है ना, बोला मेरे, 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन जो होता है, क्षारीय विलयन होता है, उसको 7 से क्या होता है भाई? अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अब पूरे जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है बोला मेरे? पूरे 7 के बराबर होता है। 7 के क्या होता है भाई? बराबर होता है। बस ये चीज़ याद रखना बोला, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? बहुत सुंदर सवाल। दुर्बल मतलब कमजोर, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसकी पहचान जो है आर्हेनियस जी के द्वारा भी किया गया था, अब बाद में जब पीएच स्केल बना उसकी मदद से भी किया गया। प्रबल मतलब शक्तिशाली। अब खुद देखिए प्रबल, सॉरी यहाँ पर दुर्बल अम्ल है ये बोल रहा है। अब प्रबल, दोनों को हम लोग साथ साथ समझेंगे। प्रबल मतलब शक्तिशाली। यदि आप लोग उदाहरण पढ़े होंगे तो प्रबल अम्ल पहले कौन कौन है जो मैं बताता हूँ। H2SO4 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि बैटरी में यूज होता है। याद रखिएगा कि बैटरी में, इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो या अम्लों का राजा भी कहा जाता है इसको, अम्लों का राजा H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही पावरफुल है। HCl ये भी बहुत ही पावरफुल है। HNO3 ये भी पावरफुल है। तो इसका मतलब दुर्बल है कौन? CH3COOH। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये एक दुर्बल अम्ल की निशानी है ना, CH3COOH। वेरी गुड। क्रायोलाइट, बहुत अच्छी बात है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का या लोहा का? मैं उल्टा पुल्टा ऑप्शन बोला हूँ जानबूझ करके। पहले अब ये बात बताइए, इसमें से क्रायोलाइट, पहले तांबा के बोल देते हैं। तांबा का जितना भी अयस्क होता है, आप वो, अगर लिस्ट तो मेरे पास है नहीं, अब लिस्ट दिखाऊंगा थोड़ा समय लग जाएगा, है ना, तो मैं बाद में देख लूँगा। फिलहाल के लिए मैं इतना बताता हूँ।
कॉपर ग्लांस Cu2S होता है, फिर क्यूपराइट होता है, मैलेकाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ बात रह गया लोहा का। तो लोहा का क्या होता है भाई, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का डोलामाइट होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है भाई, डोलामाइट, एक ही होता है बोला। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट किसका होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बहुत ही सुंदर जवाब, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट सवाल, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये मैं आप लोग पर छोड़ देता हूँ, बहुत ही हल्का प्रश्न है। फिलहाल के लिए मैं इतना 19 छोड़ करके बताऊंगा मैं, अब बता ही दिया तो आंसर हो गया। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 18 में आर्गन होता है, 19 में हमारा पोटेशियम होता है, अब 20 में हमारा कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ये इसकी परमाणु संख्या होती है। फिर से मैं बताऊं, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, आर्गन की परमाणु संख्या 18, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, पोटेशियम का संकेत जो होता है भोला वो के होता है, के से पोटेशियम को सूचित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नामकरण क्या होता है, यही ना कि IUPAC नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। मैं बता दूं कि फॉर्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है बच्चा HCOOH होता है। अब इसका मैंने क्या बताया था, आप लोग पढ़े होंगे कि जिसमें COOH जोड़ा होता है उसके लास्ट के अंत में क्या लगता है भाई, ओइक अम्ल लगता है। यदि आप लोग IUPAC नाम पढ़े होंगे तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। कार्बन के गो है मेरा रसगुल्ला, एगो रहला पर क्या बोले थे पढ़ने के लिए, मीथेन पढ़े थे। तो मीथेन में जब ओइक जोड़ में बचवा था कौची हो जाता है, मीथेनोइक हो जाएगा, मीथेनोइक हो जाएगा। तो मेरा रसगुल्ला ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। इथेनोइक किसका नाम अणुसूत्र होता है सर, देखिए मिथेनोइक का तो अभी बता दिए, HCOOH, बहुत सुंदर। इसका जो हो जाएगा मेरा बच्चा CH3 और COOH, अर्थात एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। बस प्रोपेनोइक अम्ल की जरूरत नहीं है आपको, मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लीजिए बता देता हूँ, प्रोपेनोइक ना है तो CH3 और उसके बाद में कर दीजिए CH, फिर से कर दीजिए एक CH3 कर दीजिए और COOH कर दीजिए, बस कहानी ख़त्म हो गया। 1 2 3, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, उसके बाद में फिर इसका भी हो गया, कहानी ख़त्म। ये हमारा अणुसूत्र हो जाएगा। कुल मिला के बात है कि C2H5 COOH इस तरीक़ा से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ, 50 के बाद 51, इथाइल अल्कोहल। बाबू मेरे दो चीज़ याद रखिएगा, एक इथाइल अल्कोहल और एक मिथाइल अल्कोहल। ये दोनों का अणुसूत्र अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इसमें से कौन है, तो C2H5OH जो हमारा है क्या है, इथाइल अल्कोहल है। सॉरी ये तो गलत हो गया, ये C2H2 है। C2H5OH जो है वो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और CH3OH जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल और इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इथाइल अल्कोहल के तो आदमी पी सकता है, जो कि अक्सर जो दारू, जो देहाती दारू जो होता है ना, जिसको सस्ता दारू कहते हैं ना, उसमें क्या रहता है भाई, इथाइल अल्कोहल रहता है, वो पी सकते हैं, नशा होगा। अगर कोई बंदा मिथाइल अल्कोहल पीता है तो जहर का रूप है, वो तुरंत मौत हो सकता है। 3-4 घंटा के अंदर, पीने के 3-4 घंटा के अंदर तबीयत खराब होकर मर जाएगा। अब बात होता है कि नुकसान कैसे होता है, सुनिए अच्छा से, थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे ही कोई बंदा इथाइल अल्कोहल पीता है तो हमारे पेट में पीते ही ऑक्सीकरण होना उसका शुरू हो जाता है। वैसे भी भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो जैसे ही पचना शुरू होता है तो इथाइल अल्कोहल टूट करके ना मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मिथाइल अल्कोहल में जैसे ही कन्वर्ट होता है, अब ये जहर का समान हो गया बस। इसीलिए कहा जाता है भूखले पेट कभी भी दारू नहीं पीना चाहिए। अगर दारू पीना भी है तो कुछ खाइए, कुछ खा के पीजिए। तो अक्सर लोग तो वही करता है, इसीलिए अधिक दिन तक जिंदा रह जाता है ना। वरना जो ज़्यादा खाली पेट पीते हैं, देखबे करते होंगे कि राम नाम सत्य है, तुरंत हो जाता है यार। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा वो C2H5OH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। एल्काइन कौन है, बहुत ही सुंदर सवाल। एल्काइन मैं इसको 2 मिनट में बता दूंगा ढंग से, एकदम पूरी तरह से। एल्काइन का डर ही खत्म कर दूंगा। सबसे पहली बात एल्केन की बात कर लेता हूँ। एल्केन का जो अणुसूत्र होता है
वो CnH2n+2 होता है। दूसरा एल्कीन का जो होता है, अगर आप लोग को याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन फिर भी देखना चाहिए, CnH2n होता है। तीसरा जो होता है वो एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। बहुत अच्छे, तीनों भाई है भोला मेरे। -1 होता है, CnH2n-1 होता है। हाँ, CnH2n-2 होता है। और एक जो होता है इसी से एक निकला हुआ चीज़ है चौथा, जिसको हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल या एल्कील भी कहा जाता है, एल्कील भी कहा जाता है। उसका जो अनुसूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है। मेरा रसगुल्ला, आप ये तीनों को याद रखना। देखो ट्रिक क्या है जो समझिएगा। CnH2n इसमें भी, CnH2n इसमें भी, CnH2n इसमें भी और CnH2n इसमें भी। यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाएँ हैं, श्रेणियाँ हैं, उस सब में CnH2n होना ही होना है। बात सही है। अब बात रह गया खाली +2 का। तो यहाँ पर सीख रहे हैं कि 2n+2 मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो दोगुना से 2 कौची रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आई हाइड्रोजन कौची है, पूरे कितने कौची है बोला, दोगुना है। आई दोगुना से 2 कौची है, कम है। आई दोगुना से 1 ज़्यादा है। तो कुल मिला के बात ही रहे, मेरा बच्चा बोल रहे एल्काइन। तो एल्केन में कौची बताए थे, +2, यानी कि दोगुना से 2 ज़्यादा। एल्कीन में क्या बताए थे, पूरे दोगुना। एल्काइन में दोगुना से 2 कम होना चाहिए। तो दोगुना से 2 कम देख ले, एक कर दोगुना कितना हो भाई, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 कम कर दो तो 2 है, ये है हमारे यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक रोज चेक कर दियो, 2 एक कर दोगुना कितना हो तो 4, छो है, तो एक मतलब दोगुना से 2 ज़्यादा है, तो वो एल्केन का हो गई ना। ये तो एल्केन का हो गया भाई, ये तो एल्केन श्रेणी का हो गया। आई मिथेन का अनुसूत्र है ये, तो ये भी किसका हो गया, एल्केने का ना हो गई भोला, एल्केन के, है ना। मिथेन, एथेन, प्रोपेन। एकरा देख लो, पूरे दोगुना, तब पूरे दोगुना तक एकरा कहा है, एल्कीन कहा है ना मेरा रसगुल्ला। पूरे दोगुना केकरा कहा है, एल्कीन कहा है, ये है। तो हमारा एल्काइन का जो अनुसूत्र हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो क्या सर जी बोर्ड एग्जाम में भी इतना समय लेना होगा, ना, यही मैंने दिया याद करने के लिए कि आप अगर याद रखोगे तो इस तरह का प्रश्न आपसे कभी छूटेगा ही नहीं। सीधे पकड़ना है। मैंने क्या बोला, अगर दोगुना से 2 ज़्यादा रह गया तो एल्केन, पूरे दोगुना रह गया एल्कीन, और दोगुना से 2 कम गया, मतलब 2 कमते चल जाइए बस, और दोगुना से 2 कम गया तो एल्काइन हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोगुना से 2 ज़्यादा करते हैं 4 हुआ, ओकरा में से 2 कम है, ये इसका मतलब यही हमारा एल्काइन है। दोगुना से 2 कम किसका होता है, एल्काइन का होता है। अगला प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओहो, बहुत ही सुंदर सवाल है ये। मैं देखिए, अनुसूत्र जो पूछता है एगो के, लेकिन नाम जो है उस सब का याद रखिए। क्या पता क्या पूछ दे। इसका नाम क्या होता है मेरा बच्चा, ग्लूकोस होता है, C6H12O6 ग्लूकोस का है। बहुत अच्छे। ये किसका है भाई, चीनी का। मैं बता दूं मेरा बच्चा कि चीनी को सुक्रोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सुक्रोस कहा जाता है। यानी कि सुक्रोस मतलब भी चीनी होता है। तो अगर सुक्रोस का अनुसूत्र पूछे फिर भी C12H22O11 जरूर बताइएगा। और CH3C जो होता है वो किसका होता है भाई, एसिटिक अम्ल का होता है। और एसिटिक अम्ल क्या में पाया जाता है भाई, सिरका में पाया जाता है। और यह एक दुर्बल अम्ल है ना। या अगर बोर्ड एग्जाम कह दे कि सिरका का अनुसूत्र बताइए तो यही बताना है। सिरका का अनुसूत्र पूछे तो यही वाला बताना है। ठीक है। CH3CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, जिसमें जो हम लोग इसका नाम जो देंगे वो क्या भाई नाम देंगे भाई, क्या बोलते हैं, इथाइल एल्डिहाइड, इथेन एल्डिहाइड। इसका नाम अभी कन्फर्म मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा है, लेकिन ये बात है कि अल जुड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, इथेनल, मिथेनल, इथेनल होगा। क्या होगा मेरे बच्चा, इथेनल होगा। इसका नाम क्या होगा, इथेनल होगा। इथेनल कैसे सर, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब CHO लग रहा है ना, तो CHO के मतलब होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के नाम के अंतिम में अल जुटता है। अल तो कार्बन के हुए बोला 2 है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो इथेन में जब अल जोड़िएगा तो इथेनल हो जाएगा। क्लियर, ये इसका नाम है। क्लियर। तो हर एक प्रश्न को ढंग से एकदम तोड़ के पढ़ते चलिए ताकि उससे बाहर पूछ ही ना सके। एसिटिलीन में कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, मतलब टोटल काउंट करना एसिटिलीन के।
एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस का अनुसूत्र क्या होता है ना। पहली बात तो ये है, तो एसिटिलीन गैस का जो अनुसूत्र होता है वो अरे ये क्या हो गया, एक मिनट लॉक करेंगे तब ना, रुक जाइए। हाँ आइए, तो एसिटिलीन गैस का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है भाई, C2H2 होता है। C2H2 मेरा बच्चा, पहली बात कि इसका बंधन हम गिनेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कुल के बीच क्या, कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा है भाई। तो कार्बन, ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के हो गया, 2 हो गया। स्थिर रहिएगा, देखते रहिए खाली, ये देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया। पहले हाइड्रोजन वाला बंधन को पूरा करेंगे, मैं समझा रहा हूँ बस। तो कार्बन टोटल के गो बॉन्ड पूरा करता है, हमेशा 4 गो, जिसमें से 2 गो किसको से पूरा हो गया, हाइड्रोजन से। तो बचा के गो 2 गो कार्बन से पूरा करेगा। तो बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच बोला है, तो कार्बन कार्बन के बीच टोटल के गो होगा, सॉरी 2 गो होगा, 2 गो होगा, के गो होने वाला है 2 गो। कार्बन और कार्बन के बीच में है जो कितने बंधन बने भाई, तो 2 गो बंधन बने हैं। लेकिन अगर यही पूछ देता कि इसमें टोटल कुल सहसंयोजक बंधन कितने, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, ये पूछ देता ना कि एसिटिलीन में कुल कितने सहसंयोजक बंधन है, तो एसिटिलीन में बेसिकली टोटल के गो हो जाएगा बताइए, 2 गो यहाँ पर हो गया, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो हमारा आंसर के गो हो जाता, 6 गो हो जाता। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और एक जानकारी दे देता हूँ कि एसिटिलीन गैस जो होता है ना, वेल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्या वेल्डिंग करने में किसका यूज किया जाता है भाई, तो एसिटिलीन, इसको जब ऑक्सीजन के साथ मिला करके जब गर्म किया जाता है तब कौची होता है बोला मेरे, वेल्डिंग का काम किया जा सकता है, टेम्परेचर हाई होता है। अब सवाल ये उठता है सर एसिटिलीन गैस कैसे उत्पन्न होगा, मैं आपको बताता हूँ एक बात, ठीक ना। कार्बाइड आप लोग देखें क्या, कार्बाइड जो होता है, कार्बाइड में जैसे ही आप लोग पानी डालिएगा ना, तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगा। कौन सा गैस, एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस का यूज जो होता है वो वेल्डिंग करने में किया जाता है। क्लियर, गैस वेल्डिंग का आप लोग देखे होंगे है ना, उसी में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है। अब देखिए ऑप्शन भी गजब है। पहली बात तो ये मैं बता दूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं, लेकिन इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। खुद सोचिए कि श्वसन का अध्ययन करना है, मतलब सांस ले रहा है पौधा कि नहीं ले रहा है, इसके बारे में पता करना है। तो क्या उबला हुआ बीज कभी सांस ले सकता है, वो तो डेड कर गया वो, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब कुचला हुआ बीज, उसको कोई मसल दिया है लाती से चाहे कुछ से, कैसे उबला हुआ कुचला हुआ कैसे संभव है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। सूखल बीज बाबू मेरे, जब भी सूखा हुआ बीज होता है उस कभी भी दोबारा पौधा सांस ले ही नहीं सकता, इसीलिए कौची होगा, अंकुरित बीज होगा। क्यों होगा बोला मेरे, क्योंकि जो अंकुरित बीज होता है उसको जो नया पौधा निकलता है ना, वही श्वसन की क्रिया करता है। तो है ना, इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, बहुत ही सुंदर, पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का या परिवहन का। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ हर चीज के बारे में। पोषण की बात जहां तक करते हैं, पहली बात तो इसका आंसर मैं बता दूं क्या होगा, उत्सर्जन होगा। फिर मैं हर चीज को डिफिनेशन दूंगा। उत्सर्जन क्यों, वैसा अंग जिसको से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकले उसको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और जिस अंग से निकले उसको कहते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। तो वृक्क हमारा कैसा अंग है बोला मेरे, एक उत्सर्जी अंग है। लेकिन बात रह गया क्या सर, हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ वृक्क ही एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जी है, नहीं ढेर सारा है। कौन कौन है भाई, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना, ठीक है। उसके बाद में हृदय आप कह सकते हैं या फेफड़ा कह सकते हैं, ठीक है। उसको से क्या निकलता है भाई, CO2, क्लियर। और उसके बाद में वृक्क को क्यों कहा गया भाई, वृक्क को इसलिए कहा गया क्योंकि इसको से मूत्र का निर्माण होता है मेरा बच्चा। और चौथा हो गया मेरा रसगुल्ला मलाशय को हम लोग ना क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। और इसको से क्या निकलता है भाई, माल निकलता है। इसलिए माल भी एक प्रकार का क्या है, मलाशय भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी अंग है। कोई बच्चा, जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें मेरे से एक बच्चा बोला था सर क्या आँख
आँख भी कोई उत्सर्जी अंग कह सकते हैं आँख को? तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सुनिए, उसका कहना था कि आँख से क्या निकलता है? आंसू। तो क्या आंसू एक उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ कहा जा सकता है? तो नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आँख से हमेशा आंसू नहीं बनते हैं, तभी बनता है जब हम लोग उदास रहते हैं, हम लोग रोते हैं, जब हम लोग बुरा महसूस करते हैं, तब वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आंसू क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। देखो, जब भी हम लोग झूठा एक्टिंग कराई तो आँख से आंसू नहीं गिरता है, लेकिन अब अगर जैसे क्या है, लेटरिन क्या है, मल क्या है, वो हमेशा बनेगा। आपकी इच्छा पर कंट्रोल नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि सर आड़े आड़े खा लेंगे सर, लेकिन बाथरूम नहीं जाएंगे? धरती माँ की कसम, बाथरूम में नहीं जाऊंगा चाहे पूरा रूम ही क्यों ना गमक जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्त, समझे? मूत्र, क्या आप मूत्र को बनने से रोक पाइएगा? नहीं रोक पाइएगा। CO2 सांस लेते हैं, CO2 बन, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकलबे करेगा, पसीना निकलबे करेगा। तो ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो इस तरीका का अंग को क्या कहते हैं भाई? उत्सर्जी अंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। पौधों में जाइलम, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? मैं बताता हूँ। प्रत्येक पौधा में 2 गो क्या होता है? उत्तक होता है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। सुनना बच्चा, जाइलम को जाइलम जो होता है वो जड़ी से लेकर के कहाँ तक फैला होता है भाई? पत्ती तक होता है। 2 गो होता है। जस्ट मिनट। ये हमारा पौधा है। चलो, मेरा पौधा ऐसा रहेगा, ठीक है? इधर पत्ती उती जो बनाना है बना ले मेरे भाई, ये सब छोड़िए। ले पौधा, ले ये ले ऐसा पौधा, ये जड़ी है, ये जाइलम जाता है। जाइलम का काम मालूम है क्या है? इस तरीका से पानी और कच्चे खनिज लवण को क्या करना? ढोना। ये है जाइलम का काम। कहाँ तक लेके जाता है? पत्तियों तक लेके जाता है। फ्लोएम क्या करता है? सॉरी, पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उसको वापस जो है पौधे के सभी अंगों तक लेकर के क्या करता है? बांटता है। अब बता दीजिए कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी के लिए, और पानी लेके जाता है। भोजन बोले तो भोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लोएम जिम्मेदार है, क्योंकि भोजन जो है ना फ्लोएम बांटने का काम करता है। एमिनो एसिड तो होगा नहीं, ऑक्सीजन तो भाई पत्तियां सांस लेती है, बस कहानी खत्म हो गया है ना। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी। ठीक है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अब ये तो बोला ही नहीं बंदा कि श्वसन कर कौन रहा है। अब अगर एक बैक्टीरिया श्वसन कर रहा है तो जाहिर सी बात है तो दूसरा चीज निकलेगा यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि श्वसन। अगर पौधा श्वसन कर रहा है तो आप लोग को भी मालूम होगा कि पौधा जब श्वसन करता है तो दिन में जो श्वसन करता है तब तो ऑक्सीजन निर्माण होता है, लेकिन रात में यदि श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जनरली तो हम लोग जानेंगे ना भाई कि श्वसन के दौरान जनरली क्या चीज निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बच्चा का कहना था एक बार में कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकल सकता है। एक बात मैं बताऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक गैस है कि अगर किसी आदमी के नाक से कार्बन मोनोऑक्साइड निकला ना एक बार में तो अगर आसपास वाला जितना भी आदमी ना 10 मिनट के बाद बेहोश होना शुरू हो जाएगा। मालूम है क्या? फिर कहेगा तो जादू टोना कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कोई कार्बन का पदार्थ ले लीजिए, कार्बन ले लिए और मैंने ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या किया? जलाया, गर्म किया या जलाया। मेरा बच्चा, अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में हो, कौन मात्रा में? कम मात्रा में, तो CO का निर्माण होता है जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है। इतना ज़्यादा ये खतरनाक गैस है कि सीधे ससुरा तहने तंत्रिका तंत्र पर को अटैक करता है। मतलब सीधे आपको नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, मतलब सीधे बेहोश एक तरह से। जैसे कि टायर बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उस सब में ये सब गैस उत्पन्न होने का डर रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन प्रोड्यूस होता है। कोयला के खदान में, कोयला में जानते हैं कि कोयला कार्बन का रूप होता है, उसमें भी होता है क्या कि कोयला वाला में जब गैस प्रोड्यूस होता है ना तो बहुत सारा जो कर्मचारी होता है वो बेहोशी के हालत में आ जाता है। तो कोयला निकालना बहुत मुश्किल काम है, समझे। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? CO2। नेक्स्ट सवाल, फलों को पकाने के लिए मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, सुनना मेरा रसगुल्ला, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत बढ़िया से। देख बच्चा, इथिलीन और एसिटिलीन ये दोनों को मैं बात कर रहा हूँ। एसिटिलीन की मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं बात करूँगा इथिलीन की बात। मैं एक चीज़ बताऊँ, इथिलीन क्या है मालूम है? एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है,
ठीक है। इसको फलों में को पकाने के लिए किसका कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है भाई? इथिलीन का। इथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। बहुत विचित्र बात है ना। जनरली क्या होता है कि हार्मोन जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये एक लौता ऐसा इथिलीन हार्मोन एक ऐसा है जो कि गैस की अवस्था में पाया जाता है। तो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाएगा? इथिलीन हार्मोन या इथिलीन गैस का। क्या सर एसिटिलीन गैस का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए बाबू, अभी तो जस्ट बताए हैं कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एसिटिलीन का प्रयोग भी हम लोग फल पकाने के लिए कर ही सकते हैं। लेकिन कैसे? जो सुनिए, कार्बाइड से कौन बनता है? एसिटिलीन। कार्बाइड में जैसे ही पानी डालेंगे, आप गैस बिल्डिंग देखे होंगे, गैस बिल्डिंग के बगल में एक टंकी होता है जिसमें एक उजला सा पत्थर डालता है, ऊपर से पानी डालता है, ढक्कन बंद कर देता है, बिल्डिंग करना शुरू। क्यों? कार्बाइड के ऊपर जैसे ही जल पड़ता है ना, कार्बाइड के ऊपर जैसे ही जल की बूंदें पड़ती है तो एकदम एसिटिलीन गैस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे को एसिटिलीन नहीं बनाना है। मान के चलिए केला है, कच्चा केला का है जो घौर है, उसको पकाना है, तो दो काम कर सकते हैं। या तो एसिटिलीन का पाउडर कूच करके पूरा पर छिड़क दीजिए और जूट का बोरा से उसको क्या कर दीजिए, झाँप दीजिए, पक जाएगा बंदा। और दूसरा, अगर धीरे धीरे पकाना है तो आप एक काम कर दीजिए कि जो उसका जो घौरवा का जो अथिया होता है ना, कटनमा जहाँ पर लस्सा रहता है, वहाँ पर उसको रगड़ दीजिए ऐसे ऐसे, थोड़ा सा चूना जैसा, है ना, उसको अंदर बोरा से झाँप दीजिए, पक जाएगा। धीरे धीरे पकेगा लेकिन पक जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए फलों को पकने में जो मदद करता है वो कौन सा गैस करता है? इथिलीन गैस करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं बता दूं, बोला मेरे इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन और साइटोकाइनिन, इस सभी के सभी कौन हार्मोन कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, हासिल के मतलब क्या बोला? रिसीव। हासिल के मतलब क्या होता है? रिसीव होता है। एक मिनट आ जा मेरे दोस्त। हाँ देखिए न्यूरॉन कैसा रहता है? ऐसे ऐसे, फिर एक पतली पाइप रहता है, मैं झटपट में बना रहा हूँ ना इसीलिए इस जैसा होता है, ठीक है। मैं बता दूं कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है तो जो जो जानकारी जो ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पर इकट्ठा होता है, उसको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड, तंत्रिका अंत। देखिए डेंड्राइट्स होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए? डेंड्राइट्स होना चाहिए, ठीक है ना। डेंड्राइट्स होना चाहिए, इसका आंसर डेंड्राइट्स होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा बच्चा, मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं गलत तो आपको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए इस सवाल को ना थोड़ा सा सस्पेंशन में रखा जाए, इसको मैं रिसर्च करके आऊँगा तो ज़रूर मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? बहुत ही सुंदर सवाल है। पहली बात यह कि आपातकाल हार्मोन है क्या, तो मैं बता दूं आपको कि आपातकाल हार्मोन का मतलब होता है कि वैसा हार्मोन जब आप किसी मुसीबत में हो तब आपको लड़ने के लिए प्रेरित करता है, जिसको हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। जो कि कौन चीज़ है भाई? एड्रीनलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन। यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टेक है, लेकिन एड्रीनलिन हार्मोन होता है जो कि एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि से। तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं, और उसे ही आपातकाल हार्मोन कहते हैं। आपातकाल हार्मोन का ना कह करके लड़ो या उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। अच्छा, इसमें एस्ट्रोजन जो होता है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? है ना, कुछ छोटी रेल जा रहा था इसलिए उसमें आवाज़ आ रहा था। अब जानते हैं कि आप लोग बचपन में खेले होंगे छोटी रेल बन करके लड़कन में ना, तो वही लड़कन लोग का ग्रुप था जो छोटी रेल जा रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग तो बड़ी रेल है। अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। ये ऐच्छिक क्रिया मतलब वैसी क्रियाएं जो अपनी इच्छा से हो, जैसे आप रोना, हंसना, ये सब क्या है? कंट्रोल कर सकते हैं, तो सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो, तो कौन सी है? उल्टी करना, ऑप्शन दे रहा, अत्यधिक लार निकलना, ठीक है, दिल की धड़कन और चबाना। तो कोई प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब किस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं? चबाना, तो आप अपने चबाते रहते हैं, रतियों के खाना खा लिए, सूते रहते हैं, फिर भी चबाते ही रहते हैं, गलत बात है ना।
तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बल्कि कैसन क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। जब चाहेंगे तब चबाएंगे, जितना कस के मन होगा उतना कस के चबाएंगे। क्लियर? तो चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है, बाकी सब का सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया। क्या जब आपको उल्टी आएगा तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं ना। उल्टी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, वो भोजन ही ऐसा होता है जो उल्टी करने का मन करता है, तो उल्टी एक अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार निकलना, बहुत सारा देखे होंगे कि कुछ जो इनका मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, उनको में लार ज़्यादा निकलता रहता है, तो वो भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है ना। दिल की धड़कन धुक धुक 1 मिनट में 72 बार, है ना, 70 से 72 बार, तो ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन की होती है? अरे बाबू मेरे 9 महीने, और 9 महीना को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो होती है 27,270 दिन। अब कोई जो ज़्यादा छगड़िया रहेगा मालूम है क्या बोलेगा, सर क्या मनुष्य में जो बच्चा होता है वो 270 दिन पर ही होता है? बिल्कुल नहीं। कभी 6 मासू बच्चा का नाम सुने? 6 महीना में भी कोई जान में ले लेता है यार, 180 दिन में भी जान में ले लेता है। आप लोग 7 मासू के नाम सुने, 210 दिन में भी जान में ले लेता है। तो एक एवरेज देखा गया है कि अधिकांश तक यही देखा गया है कि सामान्यतः स्त्रियों में 9 महीना एक निश्चित समय रखा गया, जिसको नोतिया 27 अर्थात 270 दिन। क्लियर बच्चा? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ओह सॉरी, टाइम हो गया दूसरा। मैं प्रश्न संख्या 64 से जो है, अभी है 80 क्वेश्चन है, मैं प्रश्न संख्या 64 से नेक्स्ट अगला क्लास में आप लोग को मिलूंगा, है ना। तो यदि इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मज़ा आया होगा, अन्ना भी मज़ा आया होगा, तो कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। जब बोर्ड एग्जाम के लिए अगर लगे आप लोग को कि इम्पोर्टेंट कंटेंट था, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बता दूं कि मैथ भाई अमरनाथ सर जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, वैसे ही सबसे पहला जो लोगो आएगा वो इस तरीका का लोगो रहेगा, है ना। सरस्वती माँ बैठे हैं, विराजमान हैं, वैसे लोगों पर क्लिक कीजिए। कृपया करके जल्दी से जल्दी कम से कम 1K तक पहुँचाइए दोस्त, तभी तो मज़ा आने वाला है ना। अब जब तक नहीं पहुँचेगा मैं लाइव संभव नहीं है, शायद मेरे किस्मत में भी नहीं है लाइव आना, और शायद मैं आने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में 10th का हर सब्जेक्ट का कंटेंट आपके पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।